हेलो फ्रेंड, मैं सौरभ गुप्ता आप सभी का आज के सेशन में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग से रिलेटेड कुछ टॉप एमसीक्यूज के बारे में, जो कि आप लोगों के लिए जो ईएसआईसी के एग्जाम होने जा रही है उसमें बहुत ज़्यादा आप लोगों के लिए बेनिफिशियल होने वाले हैं। ठीक है, इससे पहले एक वीडियो में ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूं जिसको पार्ट 1 के रूप में हमने अपलोड किया है यूट्यूब पर, और आज आप लोगों के लिए मैं नेक्स्ट पार्ट लेकर के आ रहा हूं। तो आज की इस वीडियो में भी जो क्वेश्चन हमने इंक्लूड किए हैं वो ऐसे क्वेश्चन है जो कि ईएसआईसी के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, और कई बार इनको लास्ट एग्जाम्स में पूछा जा चुका है। ठीक है, तो उन्हीं क्वेश्चंस को आज हम डिस्कस करेंगे, और इम्पोर्टेंट बहुत छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं, लेकिन अपने आप में अपनी इंपॉर्टेंस रखते हैं। तो चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं, और इस वीडियो के अंत तक बने रहिए। अगर आपको वीडियो पसंद आती है और आपको लगता है कि आपके लिए यूजफुल है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड के साथ इसको शेयर करना ना भूलें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज पॉलीवैलेंट वैक्सीन मींस। पॉलीवैलेंट वैक्सीन का मतलब क्या है? तो देखिए, हमसे पूछा गया है यहाँ पर पॉलीवैलेंट के बारे में पूछा गया है। पॉलीवैलेंट होता क्या है? तो यहाँ पर आपको दो वर्ड दिखाई दे रहे हैं। एक तो दिखाई दे रहा है आपको पॉली। तो पॉली का मतलब क्या होता है? जब कोई भी चीज एक से ज्यादा होती है उसके लिए हम कौन सा वर्ड यूज करते हैं? पॉली। तो पॉली का मतलब क्या होता है? मोर देन वन। कोई भी चीज जो भी कि एक नंबर से ज्यादा है, दो है या उससे अधिक है, वो कहलाती है पॉली। और वेलेंट का मतलब होता है यहाँ पर वेरिएंट, क्योंकि वैक्सीन की बात हो रही है। तो वेरिएंट किसका? माइक्रो ऑर्गेनिज्म का। किसका वेरिएंट? माइक्रो ऑर्गेनिज्म का। ठीक है, तो ऐसी वैक्सीन जिसमें एक से ज्यादा वेरिएंट पाए जाते हैं वो कहलाती है क्या? पॉलीवैलेंट। अब एक से ज्यादा वेरिएंट किसी भी तरीके से हो सकते हैं, या तो सेम स्पीसीज के डिफरेंट टाइप्स हो सकते हैं, जैसे रेबीज एक ही स्पीसीज है लेकिन अलग अलग इसके वेरिएंट्स को मिलाकर के बनाई जाती है, या फिर अलग अलग स्पेसिफिक कॉजेटिव एजेंट को ध्यान में रखते हुए बनाई जाती है, जैसे पेंटावेलेंट। पेंटावेलेंट का मतलब क्या है? ऐसी वैक्सीन जिसमें 5 प्रकार के वेरिएंट अवेलेबल हो, 5 प्रकार के वेरिएंट मौजूद हो, जो कि हमें 5 स्पेसिफिक डिजीज से प्रोटेक्शन देते हैं। जैसे रेबीज की मैं बात कर रहा था, तो यहाँ पर टाइप 1, टाइप 2, इस तरह के जो है आपके वेरिएंट्स मौजूद होते हैं। तो मतलब सिंगल आपको प्रोटेक्शन, सिंगल डिजीज से प्रोटेक्शन दे रही है, लेकिन अपने आप में जो इसके जो वेरिएंट्स हैं उनको इंक्लूड किए हुए, इसलिए ये भी पोलियो वेरिएंट की कैटेगरी में आएगी। और इसके अलावा स्पेसिफिक डिफरेंट डिजीज से प्रोटेक्शन भी प्रोवाइड कर सकती है, जैसे आपका एग्जांपल हो गया पेंटावेलेंट। ठीक है, तो पेंटावेलेंट में कौन कौन सी वैक्सीन आती है? आपकी हेपेटाइटिस बी वायरस आता है, ठीक है, डीपीटी, डिप्थीरिया, पर्ट्यूसिस, टेटनस, इसके अलावा इन्फ्लुएंजा इन्फ्लुएंजा टाइप बी। ठीक है, तो इससे प्रोटेक्शन हमको देती है, 5 बीमारियों से प्रोटेक्शन देती है, इसलिए इसको अपन बोलते हैं क्या? पेंटावेलेंट। तो पॉलीवेलेंट चाहे बाईवेलेंट हो, चाहे ट्राईवेलेंट हो, चाहे टेट्रावेलेंट हो, चाहे पेंटावेलेंट हो, सबके लिए अपन एक कॉमन वर्ड यूज करते हैं, और वो क्या है? पॉलीवेलेंट। तो पॉलीवेलेंट का मतलब क्या है? जिसमें दो या दो से ज्यादा स्ट्रेन या वेरिएशंस पाए जाते हो माइक्रो ऑर्गेनिज्म के, वो कहलाता है पॉलीवेलेंट। तो यहां पर आप देखेंगे ऑप्शन, 2 or more strains of same microorganism are present, that will be your answer for polyvalent vaccine. Single valent स्ट्रेन ऑफ सिंगल माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ये आपका आंसर नहीं होगा। एंटीबॉडी ऑफ सिंगल माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ये भी आपका आंसर नहीं होगा। एंड नाउन ऑफ द अबव, ये भी आपका आंसर नहीं होगा। ठीक है, तो पॉलीवैलेंट का मतलब अगर हमको पता है तो हमको पता चल जाएगा कि इसका आंसर क्या जाएगा। बहुत ही सिंपल टर्मिनोलॉजी बेस्ड क्वेश्चन है ये। ठीक है, और अपने आप में एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एंटी रेबीज वैक्सीन इज मेड फ्रॉम। जो रेबीज की वैक्सीन होती है वो कैसी होती है? लाइव होती है या किल्ड होती है? तो रेबीज की वैक्सीन जो होती है वो क्या होती है? किल्ड वैक्सीन होती है। ठीक है, वाइल्ड वायरसेस की वैक्सीन कभी नहीं बनाई जाती। वाइल्ड वायरस का मतलब होता है कि जो वायरस नेचुरली अकरिंग है, नेचर में जिस स्थिति में मौजूद है उसी स्थिति में उस वायरस को बॉडी के अंदर इंसर्ट करना। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं किया जाता, क्योंकि वाइल्ड वायरस जो होता है उसकी जो पैथोजेनिसिटी होती है, डिजीज प्रोड्यूसिंग जो कैपेसिटी होती है, ठीक है, डिजीज प्रोड्यूसिंग कैपेसिटी, वो मेंटेन रहती है, मौजूद रहती है। इसलिए अगर आप इस तरीके के वायरस की वैक्सीन आप पेशेंट के अंदर या पर्सन के अंदर इंसर्ट करोगे तो ये जाकर के पेशेंट पर्सन के अंदर डिजीज प्रोड्यूस करेगा। ठीक है, तो वाइल्ड वायरस की वैक्सीन हम कभी नहीं बनाते। इसके स्थान पर हम कौन सी वैक्सीन बनाते हैं? लाइव एटेन्यूएटेड
लाइव एटेन्यूएटेड वैक्सीन बनाते हैं हम। लाइव एटेन्यूएटेड वैक्सीन का मतलब क्या होता है? एटेन्यूएटेड का मतलब होता है जिसकी पैथोजेनिसिटी को रिड्यूस कर दिया गया हो, ऐसा फॉर्म, ठीक है, ऐसा फॉर्म, ऐसा कलेक्शन जिसमें वायरस की या बैक्टीरिया की पैथोजेनिसिटी मतलब डिजीज प्रोड्यूसिंग करने की जो कैपेसिटी है उसको रिड्यूस कर दिया गया हो, उसको अपन बोलते हैं क्या? एटेन्यूएटेड। मतलब बैक्टीरिया वायरस तो लिविंग कंडीशन में जीवित है तो मल्टीप्लाई करेगा लेकिन डिजीज प्रोड्यूस नहीं करेगा, ठीक है। तो लाइव एटेन्यूएटेड वैक्सीन है, उसको अपन कहते हैं लाइव एटेन्यूएटेड वैक्सीन। मिक्स्ड वायरस का एग्जांपल हमने पिछले क्वेश्चन में पढ़ा था, जैसे पॉलीवेलेंट टाइप की जो वैक्सीन होती है, ठीक है। लेकिन एंटी रेबीज जो वैक्सीन है वो, इसका मोर एक्यूरेट आंसर क्या है आपके? किल्ड वैक्सीन, ठीक है। नेक्स्ट इज वैक्सीन इज मोस्ट सेंसिटिव टू हीट। ऐसी कौन सी वैक्सीन है जो कि हीट के लिए बहुत ज्यादा सेंसिटिव है? पर्टुसिस वैक्सीन, टाइफॉइड वैक्सीन, पोलियो वैक्सीन या बीसीजी वैक्सीन। ये क्वेश्चन हमने लास्ट क्लास में भी डिस्कस किया था, क्वेश्चन दूसरे तरीके से पूछा गया था लेकिन वहां पर हमने सारी चीजें डिस्कस की थी। तो मोस्ट हीट सेंसिटिव वैक्सीन जो इसका जो आंसर जाता है वो जाता है आपके पोलियो वैक्सीन का। ये जो दो वैक्सीन है वो वैक्सीन होती है आपकी हीट स्टेबल होती है, लेकिन कैसी होती है ये? फ्रीज सेंसिटिव। कैसी होती है? फ्रीज सेंसिटिव होती है। बीसीजी वैक्सीन जो है वो हीट स्टेबल होती है, लेकिन अब यहाँ पर क्वेश्चन बनता है, क्योंकि जो लास्ट वीडियो थी वहां पे भी मैंने आपको बताया था कि अगर इस तरीके का क्वेश्चन आ जाता है कि निम्न में से कौन सी वैक्सीन जो है हीट सेंसिटिव है और वहां पर आपको पोलियो और बीसीजी दोनों ऑप्शन दिए जाते हैं, तो आपका आंसर जाएगा क्या? पोलियो वैक्सीन आपका आंसर जाएगा। लेकिन अगर बीसीजी के साथ लिखा हो रिकॉन्स्टिट्यूटेड, रिकॉन्स्टिट्यूटेड मतलब डाइल्यूट कंडीशन में, क्योंकि बीसीजी जो वैक्सीन आती है वो पाउडर फॉर्म में आती है। किस फॉर्म में आती है? पाउडर फॉर्म में आती है, और इसके साथ मैन्युफैक्चरर द्वारा एक डाइलेंट सप्लाई किया जाता है जिसको कि अपन बोलते हैं क्या? नॉर्मल सलाइन। तो पाउडर फॉर्म में आती है, नॉर्मल सलाइन इसके साथ में दिया जाता है, और जब भी आपको पेशेंट को और पर्सन को बीसीजी एडमिनिस्टर करनी है उस वक्त आपको ये डाइल्यूएंट्स के साथ इस पाउडर को मिक्सअप करना है, सॉल्यूशन बनाना है, और उसके बाद आपको इमीडिएटली इंसर्ट पेशेंट को इंजेक्ट करना है, ठीक है। तो आफ्टर रिकॉन्स्टिट्यूशन बीसीजी वैक्सीन जो होती है वो पोलियो से ज्यादा सेंसिटिव हो जाती है। उस वक्त जो पोलियो है वो सेकंड ऑप्शन में चला जाएगा। अगर बीसीजी के साथ ये रिकंस्टिट्यूशन ऑप्शन में दे दिया जाता है तो फिर आपका आंसर पोलियो नहीं जाएगा, आपका आंसर जाएगा क्या? बीसीजी जाएगा। क्लियर है? तो ये क्वेश्चन ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और एग्जाम में पूछा जाता है। नॉर्मली इतना ट्रिकी क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, सिंपल आपसे पूछा जाएगा, पोलियो वैक्सीन आपका आंसर जाएगा। लेकिन ध्यान रखने वाली बात क्या है कि अगर बाई चांस उन्होंने दे दिया रिकंस्टिट्यूटेड वैक्सीन तो फिर आपका आंसर जाएगा क्या? डी। तो यहां पर ये चार्ट जो है वो मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी बताया था, ठीक है। हेपेटाइटिस बी, पेंटा, पीसीबी, आईपीवी, डीपीटी एंड टीटी जो है वो आपकी कैसी है? हीट स्टेबल वैक्सीन है, लेकिन कैसी है? ये फ्रीज सेंसिटिव वैक्सीन। मतलब ये हीट स्टेबल है, अगर हाई टेम्परेचर के लिए एक्सपोज हो जाती हैं एक्सीडेंटली तो इनका इतना डैमेज नहीं होगा जितना कि अगर ये फ्रीजिंग टेम्परेचर पर चली जाती हैं तो ये वैक्सीन जो है वो आपको डिस्कार्ड करनी पड़ेगी, ठीक है। लेकिन इसके अपोजिट जो ये वैक्सीन हैं ओपीवी, मीजल्स, एमआर, बीसीजी, रोटावायरस एंड जापानीज एंसेफेलाइटिस, ये आपके हीट के लिए सेंसिटिव होती है लेकिन नॉट डैमेज्ड बाय फ्रीजिंग। तो ये हमने लास्ट वीडियो में भी डिस्कस किया था। इसके अलावा सेंसिटिविटी हिरार्की भी यहाँ पर मैंने मेंशन की थी, जिसमें आपको बताया था कि ओपीवी जो होता है वो हाईली हीट सेंसिटिव होता है, लेकिन बीसीजी की अगर हम बात करें, बीसीजी हीट स्टेबल वैक्सीन है, लेकिन कब? बिफोर रिकॉन्स्टिट्यूशन मतलब बिफोर डाइल्यूशन। लेकिन अगर आपने इसको डाइल्यूट कर दिया गया है, डाइल्यूट कर दिया उसके बाद बीसीजी जो है वो आपकी कैसी हो जाती है? हीट सेंसिटिव बन जाएगी। नेक्स्ट इज इन कोल्ड चेन प्रोसेस द वॉक इन कोल्ड रूम स्टोर वैक्सीन टू हाउ मेनी मंथ्स। जो वॉक इन रूम्स होते हैं उनमें आप वैक्सीन को कितने टाइम के लिए स्टोर कर सकते हैं, ठीक है। तो वॉक इन रूम्स क्या होते हैं? जहां पर वैक्सीन को स्टोर किया जाता है, कोल्ड टेम्परेचर को मेंटेन किया जाता है। मैक्सिमम वैक्सीन का जो टेम्परेचर रेंज होती है वो कितनी होती है? 2 डिग्री टू 8 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो इस टेम्परेचर रेंज पर आपको क्या करना है? वैक्सीन को मेंटेन करना है, ठीक है। तो पीएससी लेवल पर, सीएससी लेवल पर आपने देखा होगा हमारे पास डीप फ्रीजर्स होते हैं, हमारे पास रेफ्रिजरेटर्स होते हैं, हमारे पास कोल्ड बॉक्स होते हैं, ठीक है, जहां पर हम वैक्सीन को स्टोर कर सकते हैं। लेकिन जहां पर मैन्युफैक्चरिंग होती है इनकी फैक्ट्री और
जो लेबोरेटरीज होती हैं जहां पर इनका मैन्युफैक्चर किया जाता है, वहां पर इस तरीके के कोल्ड बॉक्सेस के बजाय वॉक इन रूम्स बना दिया जाता है, मतलब पूरे के पूरे रूम को रेफ्रिजरेटेड कर दिया जाता है। ठीक है, ये पूरा एक रूम है जिसको पूरा इतने टेम्परेचर पर उसको मेंटेन किया गया है, वो ये रूम कहलाता है वॉक इन कोल्ड रूम्स। तो यहाँ पर वैक्सीन को स्टोर किया जाता है, आप इस रूम के अंदर जा सकते हो और अपनी वैक्सीन को कलेक्ट कर सकते हो। तो इस कोल्ड रूम में वैक्सीन को मैक्सिमम कितने मंथ तक अपन स्टोर कर सकते हैं, तो ये आपको डायरेक्ट याद करने वाला क्वेश्चन है कि 3 मंथ तक आपको इनको स्टोर कर सकते हैं। 3 मंथ्स के अंदर ड्यूरेशन में आपको इस वैक्सीन को, आपका जो पॉइंट है, ठीक है, वैक्सीनेशन जो पॉइंट है वहां तक आपको सप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, तो मैक्सिमम आप 3 महीने तक आप वैक्सीन को इस कोल्ड रूम के अंदर आप स्टोर कर सकते हो। अगर 3 महीने से ज्यादा हो चुके हैं तो फिर आपको वैक्सीन डिस्कार्ड करनी पड़ेगी। क्लियर है? नेक्स्ट इज रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ हेपेटाइटिस बी वैक्सीन। हेपेटाइटिस बी वैक्सीन जो है इसको किस रूट से एडमिनिस्टर किया जाता है? आपका जो है इंट्राडर्मल रूट होगा, सबक्यूटेनियस रूट होगा, या इंट्रामस्कुलर होगा, या इंट्रावीनस रूट होगा। ठीक है, अब यहां पर मैं आपको एक ट्रिक बता देता हूं कि हेपेटाइटिस बी जो वैक्सीन है वो किसका पार्ट है? आपके पेंटावेलेंट वैक्सीन का पार्ट है। ठीक है, हेपेटाइटिस बी वैक्सीन जो है वो आपके किसका पार्ट है? पेंटावेलेंट। और पेंटावेलेंट की ट्रिक मैंने बताई थी आपको जब हमने लेक्चर लिया था कि पी मतलब पेंटा और पी मतलब पैर। पी मतलब पेंटा, पी मतलब पैर, मतलब ये वैक्सीन कहाँ लगाई जाती है? पाँव में लगाई जाती है। कहां पर लगाई जाती है? थाई में लगाई जाती है। कहां पर? एंटेरो लेटरल एस्पेक्ट ऑफ थाई। एंटेरो लेटरल एस्पेक्ट ऑफ थाई में इस वैक्सीन को लगाया जाता है। ठीक है, तो एंट्रोलेटरल एस्पेक्ट ऑफ थाई में लगाया जाता है। और कौन से पैर की में लगाया जाता है? इसको लगाया जाता है लेफ्ट लेग में। कहां लगाया जाता है? लेफ्ट लेग में लगाया जाता है। ठीक है, तो इतना डिटेल हमसे पूछा नहीं, हमसे पूछा गया है कि रूट क्या रहेगा इसका, जो आपके हेपेटाइटिस बी वैक्सीन है उसका रूट क्या रहेगा, तो वो आपका रहेगा इंट्रा मस्कुलर। ठीक है, तो मैक्सिमम जो वैक्सीन हमारे इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम में लगाई जाती है, ये एग्जाम में पूछी जा सकती है, तो इसको अपन थोड़ा सा यहाँ पर ब्रीफ करेंगे कि एट बर्थ किस तरीके से वैक्सीन लगाई जाएंगी। तो ये आपका एक डायग्रामेटिकल रिप्रेजेंटेशन है ह्यूमन बॉडी का। ये इसकी लेफ्ट साइड है और ये हम इसकी राइट साइड मानकर चलेंगे। ठीक है, अब एट बर्थ 3 वैक्सीन लगाई जाती हैं, हेपेटाइटिस बी, बीसीजी एंड ओपीवी। ठीक है, तो ओपीवी का तो रूट क्या रहेगा? ओरल रहेगा। बीसीजी जो है वो लेफ्ट साइड से हम लोग स्टार्ट करेंगे, तो बीसीजी जो है वो हैंड पर लगाई जाती है। ठीक है, और हेपेटाइटिस बी जो होगा उसको भी लेफ्ट साइड में हम कहां पर लगाएंगे? पैर पर लगाएंगे। तो लेफ्ट साइड से हम लोग स्टार्ट करेंगे कोई भी वैक्सीनेशन है। तो एट बर्थ की अगर हम बात करें तो ओपीवी तो हो गया ओरल रूट से, बीसीजी हो गया आपके लेफ्ट पार्ट में, और हेपेटाइटिस बी हो गया आपके लेफ्ट थाई में। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं 6th, 10th एंड 14th वीक पर कौन कौन सी वैक्सीन लगाई जाती है। तो एक आपके लगाई जाती है पेंटावेलेंट। ठीक है, एक आपकी होती है रोटा वायरस, ओपीवी, आईपीवी एंड पीसीवी। ठीक है, ये 5 प्रकार की वैक्सीन लगाई जाती हैं, जिनमें से 6, 10th एंड 14th पर ये 3 वैक्सीन लगाई जाती हैं। और ये वैक्सीन केवल 6 एंड 14th वीक पर लगाई जाती है, मतलब ये 10th वीक पर नहीं लगाई जाती। ठीक है, तो ये कॉमन आपका डिस्क्रिप्शन हो गया कि किस तरीके से हम इस वैक्सीनेशन को यूज करेंगे। अब बात करते हैं पेंटा। तो पेंटा मैंने बताया था कि पाँव में लगेगी। हेपेटाइटिस बी आप किस पार्ट में लगा रहे हो? लेफ्ट पार्ट में लगा रहे हो, तो पेंटा भी आप कहाँ लगाओगे? लेफ्ट में लगाओगे। ठीक है, ये हो गया आपका। रोटा ओरल है, तो रोटा कहां से दोगे आप? माउथ से दोगे। ओपीवी कहां से दोगे आप? ओपीवी आप ऑलरेडी माउथ से दे रहे हो। ठीक है, तो दोनों का रूट क्या हो गया? माउथ हो गया। ओपीवी दोगे आप 2 ड्रॉप और रोटा दोगे आप 5 ड्रॉप। ठीक है, आईपीवी एंड पीसीवी। तो पीसीवी जो होती है न्यूमोकोकल वैक्सीन, पी का मतलब पैर, ये भी पैर पे दी जाएगी, और पेंटा भी पैर पे दी जाएगी। ठीक है, तो पेंटा और पीसीवी दोनों पैर पे दी जा रही है। पेंटा को आप दे रहे हो हेपेटाइटिस बी वाली साइड में, मतलब लेफ्ट साइड में, तो पीसीवी कहां दोगे आप? राइट साइड में।
ठीक है, राइट साइड थाई में। और बची कौन सी आपकी आईपीवी। बीसीजी लगने के बाद इस साइट पर कोई भी वैक्सीनेशन नहीं किया जाता, इसलिए आईपीवी को फिर आप किस जगह लगाओगे, राइट साइड में। ठीक है, तो ये आपका ट्रिक जो है वो आपको याद हो जाएगी कि कौन सी वैक्सीन जो है वो किस रूट पर लगाते हैं। पाँव की जो वैक्सीन होती है उसको अपन लगाते हैं कौन सी, आईएम लगाते हैं। कौन सी लगाते हैं, इंट्रामस्कुलर लगाते हैं। बर्थ वाली जो वैक्सीन जो कि हाथ में लग रही है उसको अपन लगाते हैं इंट्राडर्मल। इंट्राडर्मल लगाते हैं कब, 6th वीक से पहले, बर्थ के टाइम पर, क्योंकि इतना मस्कुलर जो मास होता है वो डेवलप नहीं होता, तो इंट्राडर्मल हम इसको लगाते हैं। लेकिन बर्थ के बाद जो भी वैक्सीन लगेंगी वो कौन सी लगेंगी आपके, सब क्यूटेनियस। कौन सी लगेगी, सब क्यूटेनियस लगाई जाएगी। ठीक है, उसके बाद लास्ट में आपके बचता है 9 मंथ का MMR। MMR बचता है जिसमें हम हमारा जो इम्यूनाइजेशन शेड्यूल है उसमें केवल कौन सी है, मीजल्स रूबेला, मम्स को इसमें इंक्लूड नहीं किया गया है। इसके अलावा विटामिन ए और इसके अलावा जापानीज एनसेफेलाइटिस। जापानीज एनसेफेलाइटिस हर रीजन में नहीं लगाई जाती, बल्कि केवल उन्हीं रीजन में लगाई जाती है जहां पर ये प्रिविलेंट है। लेकिन फिर भी हम इसका रूट पढ़ेंगे ताकि एग्जाम में अगर क्वेश्चन पूछा जाता है तो हमें कोई कंफ्यूजन ना हो। तो विटामिन ए की जो ओरल डोज दी जाती है, ठीक है, तो विटामिन ए को हम ओरल रूट से देंगे। ठीक है, एमआर जो है, अब एमआर किस रूट से दोगे आप, क्योंकि मैंने आपको बताया कि बीसीजी को कोई वैक्सीन, बीसीजी वाली साइट पर कोई वैक्सीनेशन नहीं किया जाता, तो बचा एमआर। तो एमआर को आप दोगे राइट हैंड पर, राइट आर्म पर। ठीक है, तो पी से आपको ध्यान हो गया, बस पी से पेंटा और पी से पीसीबी आपने लगा दी। एमआर को आपने लगा दिया राइट साइड पर। लेकिन जापानीज एंसेफेलाइटिस के लिए अब कौन सा साइट खाली बचता है, तो जापानीज एंसेफेलाइटिस के लिए फिर यही साइट खाली बचता है जहां पर हम मना कर रहे थे कि कोई वैक्सीन नहीं लगानी है, लेकिन 9 मंथ पर, क्योंकि 6 to 9 मंथ पर यहाँ पर जो है बायोलॉजिकल चेंजेस चलते रहते हैं, इस वजह से हम बीसीजी वाली साइट को अवॉइड करते हैं। क्योंकि बीसीजी लगने के बाद आपने देखा होगा कि काफी लंबे टाइम तक इसको रिकवर होने में टाइम लगता है, और ये परमानेंट स्कार भी छोड़ता है। ये भी क्वेश्चन हम लोगों ने पढ़ा था, परमानेंट स्कार भी छोड़ता है। ठीक है, तो इसलिए इस साइड को हम अवॉइड करते हैं। लेकिन जापानीज एंसेफेलाइटिस को भी हम किस साइड पर लगाएंगे, आपके लेफ्ट आर्म पर लगाएंगे। ठीक है, रूट होगा आपका सब क्यूटेनियस। तो ये एक ब्रीफ डिस्क्रिप्शन था कौन सी वैक्सीन को किस साइड पर लगाते हैं, और ये आपको पता होना चाहिए क्योंकि एग्जाम में इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है। नेक्स्ट सिंपल क्वेश्चन, एक्सपेंशन ऑफ बीसीजी वैक्सीन इज। बीसीजी वैक्सीन का एक्सपेंशन क्या है ये आपको पता होना चाहिए, क्योंकि एग्जाम में इस तरीके के ट्रिकी क्वेश्चंस भी पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो आपको याद होना चाहिए बीसीजी जो है बीक इंडिकेट करता है बेसिलस को, और कामेट एंड यूरिन जो है वो दो साइंटिस्ट थे जिन्होंने इस वैक्सीन को डिस्कवर किया था। ये जो वैक्सीन है माइकोबैक्टीरियम वोविस से बनी है, जो कि इक्विवेलेंट है किसके, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस के। मतलब ये जो वैक्सीन है वो आपको किससे प्रोटेक्शन देती है, ट्यूबरक्लोसिस से प्रोटेक्शन देती है। माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस के अगेंस्ट प्रोटेक्शन देती है, लेकिन बनी किससे होती है, माइकोबैक्टीरियम वोविस से बनी होती है, और ट्यूबरक्लोसिस के इक्विवेलेंट होती है और उससे प्रोटेक्शन देती है। ठीक है, तो इसमें इस वैक्सीन में किस वेरिएंट को यूज किया जाता है, माइकोबैक्टीरियम वोविस को यूज किया जाता है, और इसका एग्जैक्ट नेम है बेसिलस कामेट एंड यूरिन। नेक्स्ट इज बीसीजी वैक्सीन इज अवेलेबल इन पाउडर फॉर्म, इट इज रिकंस्टिट्यूटेड विद। जैसा कि हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके थे कि बीसीजी वैक्सीन जो है वो पाउडर फॉर्म में आती है, और इसको किस में डिसॉल्व किया जाता है, सोडियम नॉर्मल सलाइन में डिसॉल्व किया जाता है। ठीक है, डिस्टिल वाटर में किसको किया जाता है, एमएमआर वैक्सीन जो होती है वो भी पाउडर फॉर्म में आती है। MR वैक्सीन जो होती है वो भी पाउडर फॉर्म में आती है, और उसको डिसॉल्व किया जाता है किसके साथ, डिस्टिल वाटर के साथ। ठीक है, 3 वैक्सीन होती हैं जो कि पाउडर फॉर्म में आती है, एक होती है बीसीजी, दूसरी होती है एमआर, और तीसरी होती है जापानीज एंसेफेलाइटिस। तो जापानीज एंसेफेलाइटिस के लिए भी डायलेंट्स सप्लायर द्वारा दिया जाता है, मैन्युफैक्चरर द्वारा दिया जाता है, और इसमें डायलेंट जो होता है वो होता है फॉस्फेट बफर सोल्यूशन। फॉस्फेट बफर सॉल्यूशन होता है जिसके अंदर जापानीज एंसेफेलाइटिस की जो वैक्सीन होती है उसको डाइल्यूट किया जाता है। क्लियर है, तो बीसीजी वैक्सीन इज अवेलेबल इन पाउडर फॉर्म, इट इज रिकंस्टिट्यूटेड विद नॉर्मल सलाइन। नेक्स्ट इज
वैक्सीन इज कॉन्ट्राइंडिकेटेड ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी में कौन सी वैक्सीन हम कॉन्ट्राइंडिकेट करते हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि डीपीटी और डीटी वैक्सीन तो हम लोग देते हैं प्रेगनेंसी में, ताकि मदर जो है वो जो टिटनेस वगैरह डिप्थीरिया जो डिजीज है, ठीक है, और पर्ट्यूसिस, इनसे मदर को और बच्चे को बचाया जा सके। तो ये वैक्सीन हम रिकमेंड कर सकते हैं। डीटी इम्यूनाइजेशन शेड्यूल का पार्ट है, लेकिन डीपीटी भी लगाएं तो कोई हार्म नहीं है इसमें। और दूसरा रीजन क्या है कि ये दोनों वैक्सीन कैसी है, किल्ड वैक्सीन है, ठीक है। तो किल्ड वैक्सीन जो होती है वो कॉन्जेनाइटल डिफॉर्मिटी कॉज नहीं करती। लेकिन एमएमआर की बात करें तो ये वैक्सीन कैसी है, लाइव वैक्सीन है, लाइव वैक्सीन है, और ये कॉन्जेनाइटल डिफॉर्मिटी कॉज कर सकती है। इसके अलावा इसमें जो वेरिएंट मौजूद है रूबेला का, ये वैसे भी कॉन्जेनाइटल डिफॉर्मिलिटी के लिए जो है फेमस है, ठीक है, कि कॉन्जेनाइटल डिफॉर्मिटी करता है रूबेला। तो इसको अपन बोलते हैं कॉन्जेनाइटल रूबेला सिंड्रोम, ये कॉज करता है डिजीज इन्फेंट के अंदर, ठीक है। तो इस प्रकार की वैक्सीन को अवॉइड किया जाता है। हेपेटाइटिस बी जो है वो ना तो लाइव वैक्सीन है ना किल्ड वैक्सीन है, ये कैसी रिकॉम्बिनेंट वैक्सीन है। ये रिकॉम्बिनेंट वैक्सीन है। इसमें क्या करते हैं हम कि जो हेपेटाइटिस बी का एंटीजन प्रोड्यूसिंग जो जीन होता है उस जीन को निकाल करके एक ईस्ट सेल के अंदर या नॉन हार्मफुल बैक्टीरियल सेल्स के अंदर उसके डीएनए के साथ मिक्स किया जाता है, और तब उस जो ईस्ट सेल्स या बैक्टीरियल सेल्स है उसको ह्यूमन बॉडी के अंदर इंसर्ट किया जाता है, ठीक है। तो ये ना तो किल्ड वैक्सीन है ना ये लाइव वैक्सीन है, ये कैसी वैक्सीन है, रिकॉम्बिनेंट वैक्सीन है। नेक्स्ट इज एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ रेडीमेड एंटीबॉडी क्रिएट्स। एम्स का पूछा हुआ क्वेश्चन है कि अगर आप किसी पेशेंट के अंदर रेडीमेड एंटीबॉडी इंसर्ट कर रहे हो तो वो कौन सी इम्यूनिटी क्रिएट करेगा। तो ऑलरेडी हम लोग इस चीज को डिस्कस कर चुके हैं कि इम्यूनिटी में एक तो होता है एंटीजन और एक होती है एंटीबॉडी। एंटीजन जब शरीर के अंदर जाता है तो क्या बनाता है, एंटीबॉडी बनाता है। और अगर हम एंटीबॉडी डायरेक्ट दे दें, ये एंटीबॉडी बॉडी खुद प्रोड्यूस कर रही है और ये एंटीबॉडी हम बाहर से दे रहे हैं, तो दोनों स्थिति में एंटीबॉडी जो होगी वो हमें डिजीज से प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगी। एंटीजन एंटीबॉडी बनाती है, ये कहलाती है एक्टिव इम्यूनिटी। और एंटीबॉडी को अगर हम डायरेक्टली दे देते हैं तो ये बनाती है कौन सी, पैसिव इम्यूनिटी। एक्टिव इम्यूनिटी में भी दो प्रकार के होते हैं। नेचुरल होता है जब खुद से इन्फेक्शन हो, हमारा कोई रोल ना हो उसमें। दूसरा होता है आर्टिफिशियल, जब हम वैक्सीन के माध्यम से वायरल या बैक्टीरियल सेल्स को ह्यूमन बॉडी में इंसर्ट करते हैं और वो फिर एंटीजन का काम करके एंटीबॉडी प्रोड्यूस करवाती है। पैसिव भी दो प्रकार की होती है, होती नेचुरल, जब प्रकृति के द्वारा बनाई गई एंटीबॉडी बच्चे के अंदर जो है दी जाए, जैसे ब्रेस्ट फीडिंग, इसका एग्जांपल क्या है, ब्रेस्ट फीडिंग। और दूसरा होता है पैसिव, जब हम लेबोरेटरी के अंदर एंटीबॉडी बना करके और पेशेंट के अंदर इंसर्ट करें, वो होता है आपके क्या, आर्टिफिशियल। सॉरी, कौन सा होता है वो, आर्टिफिशियल। तो नेचुरल और आर्टिफिशियल इसमें भी दो टाइप है। अब हम क्या कर रहे हैं, रेडीमेड एंटीबॉडी क्रिएट्स। रेडीमेड एंटीबॉडी को हम एडमिनिस्टर कर रहे हैं, वो नेचुरल प्रोसेस के द्वारा नहीं जा रही। इसका मतलब कैसी नहीं है, नेचुरल नहीं है, कैसी है वो, एक्वायर्ड या आर्टिफिशियल। लेकिन अगर हम एंटीजन देते तो एक्टिव हो जाती। हम क्या दे रहे हैं, रेडीमेड एंटीबॉडी दे रहे हैं, तो कौन सी होगी आपके लिए, पैसिव इम्यूनिटी। अदर नेम ऑफ पर्ट्यूसिस, डीपीटी के अंदर इसकी वैक्सीन दी जाती है। पर्ट्यूसिस को दूसरा नाम क्या है, वुपिंग कफ, कुकर खांसी भी उसको बोलते हैं, कुकुर खांसी, कुत्ते जैसी खांसी होती है। इसमें क्या होता है, पेशेंट को बार बार खांसी उठती है, खांसी उठने की वजह से बार बार कफ करेगा, खांसी उठने की वजह से क्या होता है, पेशेंट प्रॉपर इनहेल नहीं कर पाता। तो क्या होता है कि उस पीरियड्स में जब पेशेंट को खांसी हो रही है वो फोर्सफुल इनहेलेशन करेगा। क्या करेगा, फोर्सफुल इनहेलेशन। और इस कंडीशन में, इस प्रक्रिया में कौन सी साउंड आती है, वूप साउंड सुनाई देती है। कैसी साउंड आती है, वूप साउंड, कुत्ते जैसी साउंड सुनाई देती है, इसलिए इसको अपन कुकर खांसी या वूपिंग कफ कहते हैं। नेक्स्ट इज इम्यूनिटी एक्वायर्ड थ्रू नेचुरल इन्फेक्शन। अभी हमने बात की थी इम्यूनिटी की, तो नेचुरल इन्फेक्शन ये हो गया, नेचुरल इन्फेक्शन के द्वारा हो गई, तो कौन सी होगी, नेचुरल एक्टिव इम्यूनिटी, नेचुरल एक्टिव इम्यूनिटी। नेक्स्ट इज सिमेट्रिकल यूनिलोक्यूलर रैशेस फर्स्टली अपीयरिंग फ्रॉम
trunk and then on face, arms and legs is characteristic features of which disease? अब यहां पर देखिए सबसे पहले कहां अपियर हो रहे हैं, ट्रंक पर अपियर हो रहे हैं। तीनों कंडीशन ऐसी है जहां पर सबसे पहले फेस पर अपियर होते हैं। चिकन पॉक्स में फेस के साथ साथ ट्रंक पर भी अपियर होते हैं। लेकिन रूबेला की अगर हम बात करें तो रूबेला में कहां अपियर होते हैं, ट्रंक पर अपियर होते हैं। रूबेला में फर्स्ट कहां पर अपियर होते हैं, ट्रंक पर अपियर होते हैं। तो आपका आंसर क्या होगा, रूबेला। ये मैंने रैशेज रखे हैं, ठीक है। सिमेट्रिकल रैशेज का मतलब यूनिलोक्युलर, मतलब एक एक सिंगल रैशेज प्रेजेंट होगा। जैसे आप देखेंगे यहां पर बंचेज ऑफ रैशेज प्रेजेंट है। ये आपकी कैटेगरी है कौन सी, मीजल्स, ठीक है। मीजल्स में कैसे होते हैं, मैक्यूलो पेपुलर रैश होते हैं, ठीक है। इसी तरीके से चिकन पॉक्स में भी मैक्यूलो पेपुलर रैश होते हैं, लेकिन ये कैसे होते हैं, एसिमेट्रिकल, मतलब इनके जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो इक्वल नहीं होता। लेकिन यहां पर जो डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है, इक्वल है। एंड यूनिलोक्युलर मतलब सिंगल सिंगल रैशेस प्रेजेंट होते हैं। यहां पर कैसे रैशेस प्रेजेंट होते हैं, सिंगल सिंगल रैशेस प्रेजेंट होते हैं और सिमेट्री के अंदर प्रेजेंट होते हैं। तो ये आपका हो गया मीजल्स का एग्जांपल, ये हो गया आपका चिकन पॉक्स का, और ये हो गया आपका रूबेला का। तो हमसे जो क्वेश्चन पूछा है वो पूछा है क्या, कि पहले कहां स्टार्ट होते हैं, पहले ट्रंक पर स्टार्ट होते हैं, ठीक है। मीजल्स में पहले फेस पर होंगे, उसके बाद कहां आते हैं, ट्रंक पर आते हैं, ठीक है। चिकन पॉक्स में क्या होता है, फेस और ट्रंक पर एक साथ स्टार्ट होते हैं। रूबेला में कहां पे स्टार्ट होंगे, ट्रंक पर स्टार्ट होते हैं। नेक्स्ट इज मीजल्स वैक्सीन। इज मीजल्स कैसी है, तो आपको पता होना चाहिए एमएमआर जो है वो कैसी वैक्सीन है, लाइव वैक्सीन है। एमएमआर कैसी है, लाइव। तो अब इसके लिए हमने एक ट्रिक पढ़ी थी, लाइव क्लासरूम। जब हमने स्टडी की थी वहां पर हमने ट्रिक पढ़ी थी लाइव क्लासरूम। तो लाइव क्लासरूम में सी का मतलब क्या हो गया, बीसीजी हो गया, ठीक है। रूम में एम का मतलब क्या हो गया, एमएमआर हो गया, और आरओ का मतलब रोटा वायरस हो गया, ओ का मतलब ओपीवी हो गया, ठीक है। तो इस तरीके की ट्रिक थी, बीसीजी, रोटा, एमएमआर, ओपीवी। ये जो वैक्सीन है वो कौन सी आपकी, लाइव वैक्सीन है। ये हम ट्रिक से याद कर सकते हैं। तो एमएमआर जो है वो आपकी कैसी वैक्सीन है, लाइव वैक्सीन है। तो मीजल्स भी उसका पार्ट हो गया, लाइव वैक्सीन। मीजल्स कैसी डिजीज है, वायरल डिजीज है या बैक्टीरियल, वायरल डिजीज है। मीजल्स जो है ये कैसी डिजीज है, वायरल डिजीज है, ठीक है। किस वायरस के द्वारा होती है ये, पैरामिक्सो वायरस, पैरामिक्सो वायरस के द्वारा होती है, ठीक है। तो पैरामिक्सो कैटेगरी का वायरस के द्वारा होती है डिजीज कौन सी, मीजल्स। तो मीजल्स कैसी है, लाइव एंड वायरल वैक्सीन। नेक्स्ट इज कॉप्लिक स्पॉट आर द क्लिनिकल फीचर्स। और कॉप्लिक स्पॉट जो है उसका क्लिनिकल फीचर्स क्या है, किस डिजीज का क्लिनिकल फीचर्स है, मीजल्स का है, पर्टिसिस का, चिकन पॉक्स का या रूबेला का है। तो मीजल्स का कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स क्या है, कॉप्लिक स्पॉट। मीजल्स के जो रैश आते हैं उस रैश के आने के 1 से 2 दिन पहले आपका जो गम्स होते हैं, मसूड़े जो होते हैं, ठीक है, प्रीमोलर प्रीमोलर एंड मोलर टीथ के आसपास जो गम्स होते हैं, मसूड़े होते हैं, वहां पर नमक के दाने जैसे, नमक के क्रिस्टल जैसे छोटे छोटे दाने हमको दिखाई देते हैं, और उनको अपन क्या बोलते हैं, कॉप्लिक स्पॉट बोलते हैं, ठीक है। तो ये देखिए मैंने आपको आपके ओरल कैविटी की पिक्चर्स है, इसमें आपको व्हाइट कलर के स्पॉट्स दिखाई दे रहे हैं, नमक के दाने जैसे, ठीक है। तो साल्ट लाइक क्रिस्टल्स किसका फीचर्स है, आपके मीजल्स का, और इसको अपन क्या बोलते हैं, कॉप्लिक स्पॉट बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, कॉप्लिक स्पॉट। नेक्स्ट इज व्हाट टाइप ऑफ टॉक्सिन्स इज प्रोड्यूस्ड बाय क्लोस्ट्रिडियम टिटेनी। क्लोस्ट्रिडियम टिटेनी के द्वारा कौन सा टॉक्सिन्स प्रोड्यूस किया जाता है, तो वो आपका एक्सोटॉक्सिन्स। तो एक्सोटॉक्सिन्स क्या होते हैं, ये वो केमिकल कंपाउंड है, कंपोनेंट है जो कि बैक्टीरियल या वायरल सेल द्वारा क्रिएट किए जाते हैं, ठीक है। तो आपका जो बैक्टीरिया है क्लोस्ट्रिडियम टिटेनी, उसकी सेल वॉल द्वारा ये जो उसकी सेल द्वारा ये केमिकल टॉक्सिन्स प्रोड्यूस किए जाते हैं, जिसको अपन बोलते हैं एक्सोटॉक्सिन्स। एंडोटॉक्सिन्स कब बनते हैं, जब कोई भी बैक्टीरिया वायरल सेल डाई होती है, उसके डाई होने के बाद उसका डिग्रेडेशन होता है, तो जो केमिकल कंपोनेंट प्रोड्यूस होते हैं वो कहलाते हैं क्या, एंडोटॉक्सिन्स, ठीक है।
तो क्लॉस्ट्रिडियम टिटेनी जो है वो टॉक्सिन्स प्रोड्यूस करती है, जिसको कि अपन बोलते हैं टिटेनोस्पाज्मिन। टिटेनोस्पाज्मिन नाम का एक टॉक्सिन्स प्रोड्यूस करती है, जिसकी वजह से मसल्स के अंदर स्टिफनेस आ जाती है, मसल्स टाइट हो जाती है, उनके अंदर टोनिसिटी बढ़ जाती है। ठीक है, टिटेनोस्पाज्मिन के द्वारा। और वो किसका एग्जांपल है? आपके एक्सोटॉक्सिन का। तो आज की वीडियो में इतना ही। ठीक है, इंपॉर्टेंट आपके कम्युनिकेबल डिजीज से रिलेटेड क्वेश्चंस थे, ऐसे क्वेश्चन थे जो कि आपको एसआईसी के एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो आपको आज की वीडियो कैसी लगी इसके बारे में हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। इसके अलावा कोई भी डाउट हो तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं हमारे टेलीफोन नंबर पर। हमारा टेलीफोन नंबर है 9950755186। ठीक है, तो इस पर आप हमको कांटेक्ट कर सकते हैं, या फिर टेलीग्राम चैनल पर आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो आप विनायक नर्सिंग एकेडमी का ऐप डाउनलोड करके आप हमारे प्लान को सब्सक्राइब कर सकते हैं। बहुत ही रीजनेबल प्राइस में हम आप लोगों के लिए बेटर एंड क्वालिटी कोचिंग प्रोवाइड करते हैं, जिसकी फीस है मात्र 1499 रुपये पूरे 1 साल के लिए, जिसमें आपको रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर्स मिलेंगे। इसके अलावा इनके साथ आपको पीडीएफ नोट्स फ्री दे जाएंगे हर सब्जेक्ट्स के, जिनको कि आप ऐप के अंदर पढ़ सकते हैं। इसके अलावा एमसीक्यूज वाला जो पोर्शन है वो भी आपको फ्री दिया जाएगा, इनको आपको अलग से परचेस करने की जरूरत नहीं है। तो अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो आप हमारे ऐप को डाउनलोड कीजिए, विनायक नर्सिंग एकेडमी का ऐप, और आप हमारे ऑल इन वन प्लान को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए आप हमारे दिए हुए कॉन्टैक्ट नंबर पर संपर्क करें। ठीक है, तो ये हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है, आप इस पर संपर्क कर सकते हैं। थैंक यू।